हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन के बारे में। क्योंकि लोअर बैक पेन एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ डॉक्टर राहुल, और आज हम इसी टॉपिक पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि लोअर बैक पेन आखिर होता क्या है। इसे काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोअर बैक पेन को अलग अलग तरह से ले लेते हैं। ज़्यादा सीरियस इशू रहता भी नहीं है, लेकिन उसे हम लोग अलग अलग तरह से लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है या क्या है। तो लोअर बैक पेन को हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक डिटेल में समझेंगे कि इसमें कि होता क्या है, किस तरह से ये होता कि स्टार्ट होता है और इसे कारण क्या होते हैं, और इसे ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इसे कैसे ठीक करते हैं और हम लोग इसे कैसे देखते हैं, वो हम आज बात करेंगे। तो लोअर बैक पेन को हम लोग देखेंगे कि पहले कि लोअर बैक होने का किस तरह से होता है। लोअर बैक पेन कि जो बैक पार्ट है हमारा, तो उसके लोअर पार्ट में पेन होगा, ये तो हमें क्लियर है। तो लोअर बैक पेन हमारा कमर के आसपास का पेन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली L3, L4, L5 और S1। इन चार वर्टिब्रा जो बोन होती है हमारी, उसके बीच में ये पेन कहीं भी हो सकता है। तो लोअर बैक पेन वर्टिब्रा ये अलग अलग मैं बात करूँगा किस किस तरह से ये हो सकता है, किस किन वे में ये लोअर बैक पेन हमें दिख सकता है। तो एक तो होता है हमारा लोअर बैक पेन जो कि नॉर्मल मसल स्पैजम होता है, मसल स्टिफनेस होता है लोअर बैक पेन में। तो जो कि वर्टिब्रा के दोनों साइड जो हमारे मसल्स होते हैं, पैरास्पाइनस मसल जो होते हैं, तो उन मसल्स के स्टिफनेस के कारण एक लोअर बैक पेन होता है। एक तो हमारा ये हुआ। दूसरा जो हमारा कारण होता है लोअर बैक पेन होने का, वो होता है कि जो वर्टिब्रा जो हमारा बोन होता है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, तो उसमें होता है कि लोअर बैक पेन उस कारण भी आ सकता है। अगर वर्टिब्रा में कोई ऐसा डिसबैलेंस हो चुका हो, या फिर उसका ट्विस्टिंग हो चुका हो किसी भी हैवी लोड उठाने से या कुछ करने से, उस कारण भी हो सकता है। तीसरा जो सबसे मेजर काउज होता है और ज़्यादा सबसे क्रिटिकल जो काउज होता है, वो हमारा होता है कि हमारा डिस्क हर्निएशन वाला जो पेन हमें देखने को मिलता है, जिसे नर्व पिंच बोलते हैं, PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि जो वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जो रिंग शेप में होता है, वो हमारा जेली शेप का स्ट्रक्चर का होता है। हम आपको वीडियो में यहाँ पे टैग करेंगे, उसमें आप देख सकते हो, उसमें जेली स्ट्रक्चर होता है। तो जेली स्ट्रक्चर जब वो बाहर निकलता है ना, जब वो क्या होता है कि दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो जेली स्ट्रक्चर होता है, जब वो ऐसे दबता है, तो वो जो बीच में जेली होता है वो बाहर निकल जाता है, जो बीच में स्पेस होता है उससे बाहर निकल जाता है अपनी बाउंड्री से। और जो पीछे नर्व होते हैं हमारे, उसको दबाने लगता है, प्रेस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा नर्व प्रेस होगा तो उससे हमारे जहाँ जहाँ वो नर्व हमारा ट्रांसफ़र होता है, जो बैक कि जब आप देखते होगे कि हमारे पीछे जो हमारा जो थाई होता है ना, थाई के पीछे से जाते हुए हमारे पिंडली से होते हुए वो हमारे घुटने तक, घुटने से नीचे, घुटने तक, और उससे नीचे हमारे जो हड्डी होते हैं ना नीचे, एंकल वाले पार्ट, वहाँ तक हमारा नर्व, वहाँ पे कि सेंसेशन जाता है। तो ये हमारा सबसे क्रिटिकल होता है। तीसरा जो मैंने बताया कि उससे कहते हैं हम डिस्क हर्निएशन, हर्निएटेड डिस्क इसको बोलते हैं, जो कि MRI में क्लियर आता है कितना परसेंट वो पिंच्ड है। किसी का 40% होता है, किसी का 20%, किसी का 50% होता है। ये अलग अलग स्टेज में होता है। तो ये हम देखें कि लोअर बैक पेन किन किन तरह से होते हैं। अब हमें इसमें हमेशा ये होता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि हमारा किस तरह का पेन है। क्या ये मसल के कारण है, क्या हमारे बोन के कारण है, या क्या हमारे तीसरा जो बताया नर्व के कारण है। तो मसल वाला जो होता है लोअर बैक पेन, वो हमारा क्रिटिकल ज़्यादा नहीं होता। उसमें हमें क्या होगा कि हम लोग जब कोई मूवमेंट करेंगे ना बैक में, जब हम लोग झुकते हैं या चलते हैं या बैठते हैं या उठते हैं, तो उस टाइम क्या होगा ना कि मसल हमारा खींचा खींचा सा लगेगा। और हम लोग ज़्यादा देर लंबे बैठ जाएंगे तो वहाँ पे दर्द आने लगता है, ऊपर ऊपर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ खींच रहा है, तो वह हमारा मसल पेन हो जाता है। उसको हम लोग डिस्क हर्निएशन से नहीं जोड़ेंगे, उसे हम मसल पेन कंसीडर कर सकते हैं। श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अभी कंसीडर कर सकते हैं। वो भी बताओ कैसे उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा होता है कि हमारा जो बोन वाला जो दर्द वाला जो होता है बोन से, उसमें क्या होता है कि आपको अंदर से महसूस होगा कि अंदर से कुछ कि ज़्यादा ही जकड़न टाइप का महसूस नहीं होगा। उसमें आपको एक ऐसा अनअवेयर करेगा, जैसे कि आपको बैठने ही नहीं देगा, या सो रहे हैं तो सोने भी नहीं देगा। अलग अलग तरह से कि एक ही पार्ट में दर्द होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग होगा, मसल की तरह ही लगेगा, लेकिन उसमें क्या होगा ना, ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल रहेगा। आप कि होता है ना, कुछ देर बैठ भी नहीं सकते हो, ऐसा पेन होगा। तो ये हमारा समझ लो कि बोन में कुछ ना कुछ इशू है, उसके कारण है। कुछ तो इन्फेक्शन है या कुछ वहाँ पे ट्विस्टिंग हो चुका है, उस कारण है। तीसरा जो हमारा PIVD जो मैंने बताया, डिस्क हर्निएशन, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमारा पहले तो नर्व पिंच होता है, जो मैंने बताया। तो नर्व जब पिंच होगा ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पेन वहीं पे होगा। वो नस, जो भी नस दबेगा, तो नस जहाँ जहाँ वो ट्रेवल कर रहा है, जो हम लोग सियाटिका जिसको कहते हैं, तो सियाटिक नर्व से अगर ट्रेवल करेगा तो हमारे थाई के पीछे से होते हुए, हमारे घुटने से होते हुए हमारे एंकल तक जाएगा। तो ये हमारा सियाटिका पेन होता है। तो वो पेन काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है, दूसरे वाले बोन वाले पेन से भी ज़्यादा काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल होता है। तो हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बेसिक डिटेल हम लोग माइंड में रख सकते हैं कि हमारा किस तरह से हो सकता है।
और हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बता सकते हैं, हमें एटलीस्ट माइंड में ये रहेगा कि हमें सर इस तरह से हो रहा है, ऐसा ऐसा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ताकि वो भी समझ में आ सके कि ये मसल के कारण है या बोन के कारण है। अब हम देखते हैं कि इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं कि आखिर है कैसे। ठीक है, तो आपको लोअर बैक पेन हुआ, कोई जैसे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कैसे देखते हैं कि इसे इन्हें लोअर बैक पेन कौन से कारण से है, ये 3-4 कारण जो मैंने बताया उसमें से किन वे में है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपको किस तरह से मतलब कि बैठने में दिक्कत हो रहा है, या किस तरह से क्या मतलब कि क्या करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। अगर वो बोलेंगे हाँ मेरा सिटिंग लॉन्ग सिटिंग का टाइम है, ज़्यादा मैं लंबे देर तक बैठता हूँ तब दर्द आने लगता है, फिर थोड़ी देर में सही हो जाता है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये मसल पेन है। लेकिन अगर वो बताता है कि रेडिएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा झंझनाहट मुझे नीचे जा रहा है और सुनपन लग रहा है पैरों में, तो मैं इससे क्लियर हो जाता है कि ये 90% क्लियर है कि नर्व पेन है। हम लोग इसको सियोरिटी कैसे देंगे, फिर उनको बोलेंगे एमआरआई करवाओ। अगर एमआरआई में वहाँ पे डिस्क हर्निएशन रहेगा तो वहाँ पे एमआरआई का जो आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, तो वहाँ पे दिख जाएगा कि वहाँ पे डिस्क बल जो रहेगा ना, तो जो डिस्क होता है वो बाहर की ओर निकला रहेगा और वहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट रहेगा। उससे हम लोग फाइंड करते हैं कितने परसेंट का स्पॉट है, कितने परसेंट वहाँ पे डिस्क वहाँ पे बाहर निकला है। जैसे 40% है, 50% है, 70% है, या 20% है, या 10% है। ठीक है, उस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसमें लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे आते हैं। ये तो हमारा डायग्नोसिस वाला पार्ट हो गया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट वाली बात करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो 3 तरह की चीज़ है, तो तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। कुछ चीज़ें होती है सिमिलर होती है, लेकिन कुछ जो पार्टिकुलर चीज़ होती है जो कि स्पेशल तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग बनाया गया है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिजियोथेरेपी में, उसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मसल जब वीकनेस है, मसल स्पैजम हो रहा है, तो उस तरह के कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो जब मसल स्पैजम होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग उसको पहले तो पेशेंट को बेड पे लेटाते हैं नॉर्मली, उसको उनको स्ट्रेच करते हैं। जिस पार्ट में पेन आ रहा है उन्हें फाइंड आउट करते हैं कि उनका इन्फ्लामेशन है कि नहीं है, क्या रेडनेस है, मतलब कि किस लेवल तक है वो स्ट्रेच, है ना, किस लेवल तक उनका स्टिफनेस है। अगर ज़्यादा स्टिफनेस है तो पहले हम लोग हॉट पैक लगाते हैं ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन आ जाए, ताकि वो थोड़ा सा लूज हो जाए ना तब एक्सरसाइज करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है। और मैं उनको अगर स्ट्रेचिंग कर दूंगा ना तो और ज़्यादा पेन बढ़ सकता है और खिंचाव ज़्यादा हो सकता है। तो उनको पहले ईज आउट करने के लिए हम उसे वहाँ पे उस पार्ट पे हीट पैक लगाते हैं, या फिर हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमारा होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट से थोड़ा सा मसल लूज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। और उसके बाद हम लोग जब स्ट्रेच करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, आराम से पेशेंट को पेन भी नहीं होता और वो अच्छे तरह से मसल मतलब कि स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच जो मसल होगा ना तो अपने टेंडेंसी में, जैसे कि ये तो मसल जकड़ा हुआ है, उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए, मान लो कि एक 4 इंच का मसल होना चाहिए, 4 इंच का उसका जो बेसिक होता है वो होना चाहिए, लेकिन वो 3 इंच में है। तो स्ट्रेच करेंगे तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे मतलब उसको अपने स्टेज में ला रहे हैं। ठीक है, तो 3 इंच हो चुका उसमें 4 इंच पे उसके नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं, तब उसका वो नॉर्मल हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद करके उसका उनमें हम जैसे कि टेंस यूज़ करते हैं ताकि मसल जो पेन हो रही है और ज़्यादा कम हो। अल्ट्रासाउंड फिर करते हैं हम लोग कि अल्ट्रासाउंड से क्या होता है ना कि जो स्टिफनेस के कारण जो अंदर जो टिश्यू डैमेज हुआ, जैसे कि स्टिफनेस जो होती है तो नॉर्मल स्टेज में है नहीं ऑलरेडी, क्योंकि वो बॉडी उसको झेल रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इंटरनल स्वेलिंग होती है, ऊपर से दिखती नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो तो ऊपर से दिखेगी, लेकिन इंटरनल स्वेलिंग है, इंटरनल कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन है। उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो दवा तो हम लोग दे नहीं सकते, दवा तो हम लोग फिजियोथेरेपी में कंसीडर ज़्यादा नहीं करते हैं देने के लिए। पहले तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पर है, दवा क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद पेन कम करेगा फिर आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है वो क्या करता है कि डीप पेनेट्रेट करता है। अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है डीपली पेनेट्रेट करके वो जहाँ भी हीलिंग वगैरह जो करना होता है ना, जहाँ पे मसल डैमेज हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे उंड है, जहाँ पे अंदर में कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब कि टिश्यू वगैरह डैमेज हुआ है पेन के कारण, वहाँ पे स्टिफनेस के कारण, उसे आराम से हील करता है और उसे अपने नॉर्मल स्टेज में ले आता है। तो हम लोग पहले तो देखें कि वहाँ पे हम लोग पहले हीट पैक लगाए, उससे नॉर्मल स्टेज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे टिश्यू थोड़ा सा लूज हुआ, जिसके कारण फिर स्ट्रेच किए और ज़्यादा उसमें मतलब कि स्ट्रेचिंग करने से और ज़्यादा मसल लूज हुआ। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड टेंस किए तो पेन भी कम हुआ और अंदर तक पूरा टिश्यू हील हुआ। और इसी को हम लोग डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, किन्हीं को 2 सेशन, किन्हीं को 5 सेशन, किन्हीं को 10 सेशन भी लगते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। मसल स्पैज़म में हम लोग उसे ईज आउट करके हम लोग उसे सही कर देते हैं। जो हमारा बोन का कंडीशन होता है, अब उसमें बोन में क्या है, अगर ट्विस्टिंग है क्या है, तो उसमें हम लोग लाइक कि ये सारा प्रोटोकॉल करने के बाद हम लोग उनको ट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, अगर उनका मान लो ट्विस्ट हुआ है तो ट्रैक्शन देकर उनको बेड पे वो ट्रैक्शन जो हमारा लंबर ट्रैक्शन होता है उसे हम लोग करते हैं, ताकि उनका जो
बोन का जो स्ट्रक्चर जो ट्विस्ट हुआ है या कुछ मूवमेंट हुआ है तो अपने अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है। उसमें ज़्यादा हम लोग छेड़खानी नहीं करते हैं ताकि उसके बाद और क्रिटिकल ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसको हम लोग इस तरह से ठीक करते हैं। तीसरा जो डिस्क हर्निएशन होता है उसमें हम लोग अलग अलग एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं, ठीक है। मसल स्पैजम में हम लोग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जो कि हम लोग मसल स्पैजम और जो डिस्क हर्निएशन है इसमें सिमिलर एक्सरसाइजेज ही होते हैं, ताकि मसल स्पैजम में तो जो हमने करवाया वही चलेगा, उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करके बॉडी को डैमेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्क हर्निएशन में हम लोग को जो होता है टेंस यूएस यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसमें अब देखते हैं कि किस लेवल का उनका डिस्क हर्निएशन, अगर 40-50% के ऊपर है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम उनका एक्सरसाइज प्लान करते हैं। पहले उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेगा, कितने सेशन में मतलब कितने कितने वीक में क्या क्या हम लोग आगे आगे इम्प्रूव जैसे जैसे होगा उस तरह से करते हैं। तो लाइक यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं कि किस तरह से होता है कि अगर उनको ट्रैक्शन का जो डिस्क हर्निएशन में है तो लाइक उनमें स्ट्रेच हो गया, हमारा पहले तो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग के बाद हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर वो हमारा होगा कोबरा एक्सटेंशन जिसको कहते हैं। यहाँ पे मैं फोटो अटैच कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो। कोबरा एक्सटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा, आगे इन डिटेल वीडियोस आती जाएगी लोअर बैक पेन के बारे में। इस सीरीज में पूरा कंप्लीट बनाने वाला हूँ, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक सीरीज कंप्लीट बनाएंगे, अलग अलग लोअर बैक पेन के अलग अलग कंडीशन के बारे में प्रॉपर एक वीडियो आएगा, ठीक है। डिस्क हर्निएशन का, मसल स्पैजम का अलग अलग वीडियो आएगा प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान के साथ। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं, या फिर किन्हीं और को प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ये चैनल शेयर कर दो, उन्हें सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना आप, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे इससे कुछ बेनिफिट मिले तो मैं आपको बोलूँगा इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और अपने जिन्हें किसी को प्रॉब्लम है तो उसे शेयर कर सकते हो ताकि किसी का हेल्प हो जाए। मैं तो यहाँ हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो लाइक कि डिस्क हर्निएशन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम कोबरा एक्सटेंशन करते हैं। तो कोबरा एक्सटेंशन में मैं बता देता हूँ, कोबरा एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो हमारा जो डिस्क जो स्पाइन होता है ना, कोबरा मतलब कि कोबरा एक्सटेंशन आगे की ओर हम लोग इस तरह से लिफ्ट करते हैं, जो फोटो में देख रहे हो। और जो कर्व बन रहा है ना यहाँ पे जो लोअर बैक पेन में, तो क्या होता है कि जो बाहर निकला है डिस्क, जो बाहर की ओर निकल चुका है, तो उसे कर्व मतलब इस तरह से होने से वो अंदर की ओर शिफ्ट होगा, थोड़ा थोड़ा अंदर शिफ्ट होगा। इसे रेगुलर हम लोग करेंगे, कुछ सेशंस देंगे ना, ये धीरे धीरे अंदर शिफ्ट होते होते अपने स्पेस में आ जाएगा, अपने लेवल पे आ जाएगा। और जो 50% 40% जो भी परसेंटेज में वो बाहर निकला हुआ था, धीरे धीरे वो रिड्यूस होते 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 आएगा। तो हम लोग फिर 10 सेशन के बाद फिर से हम लोग नॉर्मल सा CT स्कैन MRI रिकमेंड करते हैं 15 सेशन के बाद पेशेंट को, कि उनको आराम अगर मिलने लगता है कि हाँ अब पहले कंपेरेटिवली कितना अंदर गया है, तो और उससे पता चलता है कितने सेशंस और इन्हें रिक्वायरमेंट है, उस तरह से हम लोग उसको इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हो गया कोबरा एक्सटेंशन हो गया, फिर हमारा SLR हो गया, स्ट्रेट लेग रेज जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर हम लोग जो लाइक बेंडिंग करते हैं, बेंडिंग एक्सरसाइज हो होते हैं, तो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उसे देख सकते हो। और आप, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कर सकते हो तो इसे कर लेना, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे आगे मतलब कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर हमसे इसे कंसल्ट करके आप उसे देख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे होम विजिट ही प्रोवाइड करते हैं और हम ट्रीटमेंट प्लान पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे गाइड करते हैं, है ना। तो आपको प्रॉपरली उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अभी ओवरऑल ओवरव्यू में दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर हमसे कांटेक्ट करते हो तो हम आपको मतलब प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे। हमारे पास फिजियोज भी अलग अलग पैन इंडिया पे वर्क करते हैं, तो उनसे आप कंसल्ट मैं करवा के आपको मैं लाइक सेशन भी अटेंड करवा सकता हूँ, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि ये लाइक 3-4 तरह का जो मैंने आपको बताया कंडीशन। तो बेसिकली लोअर बैक पेन में इसी तरह की प्रॉब्लम बेसिकली देखी जाती है ना। आजकल आप देखते हो लॉन्ग सिटिंग वर्क में जो मैं बताया, तो इस तरह का चीज़ होता है। तो इस वीडियो में आज तक हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है। आगे आगे काफ़ी वीडियोस आएगी, लोअर बैक पेन का एक सीरीज आएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना, ये आपके ऊपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे हेल्प हो सके, है ना। और किन्हीं को भी हमसे कंसल्ट करना है फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी सेशन के बारे में, कि उन्हें फिजियोथेरेपी सेशन है घर पे चाहिए ऐसा, तो हम पैन इंडिया में वर्क करते हैं। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएटेड फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं पिछले 5 साल से। तो 5+ एक्सपीरियंस, 3+ एक्सपीरियंस के फिजियोज भी, 15 ईयर एक्सपीरियंस के फिजियोज भी हमारे पास है। तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा अपने वेबसाइट का, वहाँ पे जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे मैं खुद ही आपसे बात करके 1-on-1 बात करके मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके मैं आपको फिजियोथेरेपी सेशन अरेंज करवा दूँगा। बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज होगी वो सेशन की चार्ज है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वीडियो के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आगे। फ्री कंसल्टेशन भी है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए, फ्रीली कांटेक्ट कीजिए, कोई इसमें चार्ज नहीं है।
बाकी जो सेशन जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपसे 1-on-1 कांटेक्ट करके, ठीक है, मैं आपको कंसल्ट करवा दूंगा फिजियोथेरेपिस्ट से। तो आगे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।